नमस्कार, मैं अशोक राज अल्बीडो आईएएस में आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर में राष्ट्रीय दल। जब किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है तो उस पर प्रश्न करंट अफेयर के प्री में भी और मेंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सिविल के स्टूडेंट हैं बहुत ध्यान से देंगे कि मेंस में कैसे लिखा जाए। और पीटी तो पीटी है, यूपीएससी थोड़ा टेक्निकल होता है और बाकी अदर एग्ज़ाम पीसीएस तक भी लगभग मान के चलिए वनडे मॉडल जैसा ही रहता है सब। तो प्रश्न ये है राष्ट्रीय दल। अभी हाल ही में 2023 में अगर अप्रैल की बात किया जाए 10 अप्रैल 2023 को, ये 10 अप्रैल बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे यदि ज़्यादा भी है फिर भी ये नया है। कुछ चीज़ें बहुत पुराना होने के बाद भी नया बनी रहती हैं। ठीक उसी तरीके से यह राष्ट्रीय दल वाला दर्जा देने की बात है। अभी हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। ये राष्ट्रीय दल का दर्जा किस पार्टी को दिया गया है, ये पूछा गया प्रश्न है। पूछा जा सकता है, अभी भी बहुत संभावनाएं हैं इसकी। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा जो देता है ये कौन देता है? पहले नंबर पे राष्ट्रीय दल का दर्जा ये देता कौन है? कौन देता है? कौन प्रदान करता है? पहले नंबर पे तो ये जानना है कौन प्रदान करता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन देता है? तो कौन देता है यह पॉइंट मुख्य रूप से जानना है। भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग यह दर्जा देता है। कौन देता? भारत निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन या भारत चुनाव आयोग भी लिख सकते हैं। भारत चुनाव आयोग कहें या भारत निर्वाचन आयोग, बात एक ही है। इंडियन इलेक्शन कमीशन यह प्रदान करता है। अब अभी हाल ही में करंट से अगर बात करें, करंट अफेयर समसामयिकी से, तो 10 अप्रैल 2023 को 10 अप्रैल 2023 को तो ये नहीं पूछा जाएगा। 10 अप्रैल 2023 ये प्रश्न में लिखा जा सकता है या इसी को अब ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा किस पार्टी को मिला, ऐसा किया गया गुजरात चुनाव के बाद में। गुजरात चुनाव के बाद में किया गया। तो 10 अप्रैल 2023 को आप एक पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी यह इस पार्टी को जो है आप कहें या आम आदमी पार्टी, इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। इसने वो मानक पूरा किया है जो मानक पूरा करना चाहिए था। तो इस तरीके से भारतीय क्या नाम है आम आदमी पार्टी अर्थात आप को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है। किसने प्रदान किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने। इस तरीके से ये अब राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने वाला वर्तमान की अगर बात करें, ये 6वां राष्ट्रीय पार्टी हो गया है। छठा राष्ट्रीय पार्टी हो गया है। राष्ट्रीय पार्टी हो गया है। कौन सा? 6ठे नंबर का। हालांकि इस समय 3 पार्टियों को भारत निर्वाचन आयोग ने उनका राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया है। यदि उन 3 राष्ट्रीय दलों का दर्जा नहीं छीना जाता तो ये 9वें राष्ट्रीय दल होते। 3 के छिन जाने से ये 6ठे राष्ट्रीय दल हैं।
तो ये तो करंट में था, इसी को ट्रेडिशनल में पूछा जा सकता है प्री में, जैसे समीक्षा अधिकारी के प्रश्न में या पीसीएस के एग्जाम में या अदर एग्जाम में, किसी भी स्टेट की बात हो, मुख्य रूप से समीक्षा अधिकारी की बात करें उसमें पूछा जा सकता है। और यूपीएससी में दूसरे मॉडल सेम सिस्टम रहेगा, यही केवल प्रश्न बनाने का पूछने का तरीका बदलेगा, और मेंस में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें। तो अभी आगे देखेंगे। तो वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुई पार्टियां हैं? तो वर्तमान में कुल 6 पार्टियां हैं जिन्होंने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया है। तो अंतिम अभी कौन है? छठा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है, छठा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया हो वो आप मतलब आम आदमी पार्टी। इसका जो सर्वे सर्वा है प्रमुख है वो श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में काफ़ी कई वर्षों से जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हालांकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इस समय पंजाब में यही सरकार है, आम आदमी पार्टी श्री भगवंते मान सिंह जो हैं, श्री भगवंते मान सिंह ऐसे नाम कुछ है, तो वो हैं इसी पार्टी से। तो ये शर्त इन्होंने पूरा कर लिया। अब कितने हैं ये जानना है, यहाँ तक हटा दिया जाए। अब कितने राष्ट्रीय दल जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग ने जिन्हें दर्जा दिया है, तो एक छठे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है? एक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो बहुत पुराना है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। हालांकि ये वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है चलते चलते, लेकिन उस कांग्रेस में इस कांग्रेस में अंतर है वही बनाया है जो 1885 में 28 दिसंबर को ए.ओ. ह्यूम के प्रयास से आया था। लॉर्ड डफरिन उस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। तो वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धीरे धीरे, लेकिन उस कांग्रेस में इस कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन बनाया वही से। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये है। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये दूसरा पार्टी है, बीजेपी के नाम से प्रसिद्ध है। ये वर्तमान में इसी पार्टी के ही जो प्रमुख नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री दूसरी बार हैं, तीसरी बार के लिए दावेदारी है। क्या होगा देखना है अब आगे। तीसरे नंबर पे अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये बहुजन समाज जो पार्टी है, बीएसपी जिसे कहते हैं शॉर्ट में बीएसपी, इसके सर्वे सर्वा सुश्री, यानी कि इनका अभी तक विवाह नहीं हुआ और होने की संभावना भी नहीं है। इन्होंने देश के लिए काम किया है, देश के लिए, अपने राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत काम किया है, जनता के कल्याण के लिए काम किया है, यहाँ तक कि अपनी लाइफ को जो है उसी में समेट दिया है। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, बहन शब्द लगाते हैं, लेकिन मैं एक प्रशासनिक अप्रोच से बहन शब्द नहीं लगाऊंगा, क्योंकि प्रशासन में ये बहन वहन शब्द का रोल नहीं। सुश्री मायावती जी ये इस पार्टी की सर्वे सर्वा, ये भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन सपा नहीं प्राप्त है। सपा समाजवादी पार्टी, जिसके नेता दिवंगत नेता क्या नाम है, मुलायम सिंह यादव, श्री यानी कि स्वर्गीय, अब हो गए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। हालांकि उनको मरणोपरांत उन्हें पद्म पुरस्कार भी अभी मिला है, मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिला है, तो वो अलग चीज़। तो बहुजन समाज पार्टी चौथे नंबर पे अगर बात करें, चौथे नंबर पे तो नेशनल इसके बाद में इसके लिख सकते हैं, क्या नाम है इसका, नेशनल पीपुल्स पार्टी, पीपुल्स
पार्टी, एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी ए है। अगला है सीपीआईएम, ये सीपीआईएम, एम माने होता मार्क्सवादी पार्टी, तो ये है क्या, सीपीआई को शॉर्ट में हम लोग क्या जानते हैं, सीपीआई को जानते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय, 5वें नंबर पे क्या लिखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। इसको ब्रेकर में लिख सकते हैं मार्क्सवादी पार्टी, ब्रेकर में क्या लिख सकते हैं, मार्क्सवादी। ये मार्क्सवादी विचारधारा से, देखिए दो इसमें है, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है एक, और एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसी में मार्क्सवादी भी जुड़ा है। तो दो पार्टियां, एक है केवल सीपीआई है, एक केवल कौन है, सीपीआई है, एक जो है सीपीआई, सीपीआई केवल, उसमें एम नहीं जुड़ा है, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है केवल सीपीआई, और एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लेकिन उसके साथ लगा मार्क्सवादी, यानी कि सीपीआईएम। ये तो ये मार्क्सवादी है। और छठे नंबर की अगर बात करें तो छठे नंबर पे ये हमारा ये हो गया है, कौन सा, छठे नंबर पर ये आम आदमी पार्टी, जिसे अभी हाल ही में 10 अप्रैल को ये राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। तो कितने कुल पार्टियां हो गई राष्ट्रीय दल का दर्जा, ये अपने दिमाग में छाप कर लीजिए, 2 3 बार 4 बार 6 बार पढ़ेंगे याद रहेगा, 100% पूछा जाने की संभावना है। निम्न में से किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा अभी हाल ही में मिला, किसको नहीं मिला है, कौन राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो अब ये 6 हैं, अवश्य ये 9वें क्रम में होता, लेकिन 3 का राष्ट्रीय दल का दर्जा भारत निर्वाचन आयोग ने छीन लिया, क्योंकि उन्होंने अपना मानक नहीं पूरा किया। वो जिनका तीनों छीना गया है वो हैं तीनों कौन, उन तीनों के नाम जानना है। तो अगर इतना जान चुके हैं तो इसको नोट कर लें, हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये 6। अब छीना किसका गया है राष्ट्रीय दल का दर्जा, इतने प्राप्त है, राष्ट्रीय दल का दर्जा इन लोगों को प्राप्त है, इन लोगों को प्राप्त है। इसको हटा दिया जाए, ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब किसका छीना गया दर्जा है यह जानना है। एक जो हमने बताया जो सीपीआई है, ये जो सीपीआई जिनका दर्जा छीन लिया है, छीना गया है, किसने छीना है, भारत निर्वाचन आयोग ने, इंडियन इलेक्शन कमीशन ने छीना है। अब ये कौन 3 हैं, एक है सीपीआई, इसका मतलब होता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये इसका छीना है। दूसरे नंबर पे कौन छीना गया है, तो राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस, जिसमें ममता बनर्जी हैं, जिसकी मुख्य नेता। तृणमूल कांग्रेस ये पहला है, और दूसरा कौन है, राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस। ये जो तृणमूल कांग्रेस है, क्या नाम इसका, राष्ट्रीय नहीं लिखिए, भारतीय लिखिए, राष्ट्रीय शब्द इसके लिए नहीं है, भारतीय। तो भारतीय और राष्ट्रीय में बहुत कंफ्यूजन नहीं होना है, लेकिन मेंस में ध्यान देना है, ये तृणमूल जरूर लिखा रहेगा, कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस रहेगा। तो ममता बनर्जी इसी से है, और काफी दिनों से वो भी सुश्री हैं, सुश्री ममता बनर्जी जी, वो भी एक मतलब पारंगत नेता हैं, बहुत अच्छे धुरंधरबाज नेताओं में हैं। हालांकि प्रशासनिक अप्रोच इन नेताओं के पास नहीं रहता, हम लोग जैसे
जो प्रशासन में हैं, जो प्रशासनिक कार्य करते हैं वही लोग संभालते हैं मुख्य रूप से, सभी जानते हैं। तो एक हो गया ये। दूसरा ये, अब तीसरे नंबर पे कौन है जिसका छीना गया है? तीसरे नंबर पे है क्या नाम इसका, आप लोग जानते होंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो हो गया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। एक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी यानी कि कांग्रेस में 3 प्रकार के मिलेंगे आपको। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मिलता है, दूसरा भारतीय तृणमूल कांग्रेस मिलता है, और तीसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलता है। तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दूसरा भारतीय तृणमूल कांग्रेस और एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीनों का जो है छीन लिया गया है। तो ये जान गए कांग्रेस में 3 प्रकार के कांग्रेस हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उसको दर्जा प्राप्त है। अब सवाल ये है कि और बाकी अगर देखेंगे तो केवल इस समय 6 हैं। अब सवाल है कि ये किसे मिलता है? भारतीय राष्ट्रीय दल का दर्जा जो दिया जाता है ये किसे मिलता है? ये सबसे बड़ी समस्या आती है, किसे मिलता है? तो एक लाइन में हम देखते हैं, इसके बाद में हम चलते हैं, तो एक लाइन में देखते हैं। तो इस पे हम चलते हैं, देखते हैं किसे दर्जा मिलता है। तो इसके लिए 3 शर्त है, 3 में से कोई एक शर्त पूरा हो, तीनों नहीं, 3 में से कोई एक शर्त, या तो ए हो, या तो ए, या तो ए। यहाँ पे या शब्द आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? या शब्द, या शब्द। तो पहला शर्त जाने क्या है? एक शर्त केवल, सब शर्त नहीं। लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में जो भी दल है, जो भी दल है, लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव में, जो चुनाव होता है चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव, इन चुनावों में कम से कम उसे 6% वैध जो मत हैं, जितना वैध मत पड़ा है, वैलिड जितना भी वैध मत पड़ा है, वैध मतों का, वैध मतों का 6% वो मत पाया हो, मत क्या हो? पाया हो। वैध मतों का 6% मत पाया हो। लेकिन ये जो 6% वैध मत पाया हो वो कम से कम 4 राज्यों से हो, 4 या 4 से अधिक। तो कम से कम ये जो वैध मत पाया है 4 या इससे अधिक, इससे अधिक राज्यों से वो पाया हो, 4 या 4 से अधिक राज्यों से पाया हो, ज़्यादा नहीं, 4 या 4 से अधिक राज्यों से पाया हो 6% मत। कितना पाया हो? तो लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव में वैध मतों का 6% मत है वो पाया हो। यह जो मत पाया 6%, 4 या 4 से अधिक राज्य से पाया हो। यही इतना नहीं, इसके साथ में, इसके साथ में यानी कि इसके साथ प्लस लगा दिए, इसका मतलब इसी के साथ, प्लस मतलब समझ जाइए, शार्ट में बता रहे हैं। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में वैध मतों का 6% वोट पाया हो, मत पाया हो, लेकिन ये जो पाया हो 4 या इससे अधिक राज्यों से पाया हो, 4 राज्य से हो या 4 से ज़्यादा। ये नहीं कि एक राज्य से पा गए, 2 राज्य से पा गए, 1-2 राज्य से नहीं, 4 राज्य से हो वो 6% वोट जो पाया है, या 4 से ज़्यादा हो, 4 से कम नहीं। और साथ में जो है लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में वह जो है 4 सीट भी जीता हो, 4 सीट जीता हो। लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव में नहीं, ध्यान दीजिए, विधानसभा के चुनाव में नहीं, लोकसभा के चुनाव में वो जो है 4 सीट जीता भी हो, 4 सीट जीता भी हो। ये चीज लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4, कम से कम 4 राज्यों से वैध मतों का 6% मतदान प्राप्त करना अनिवार्य है, तथा या इसके साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में 4 सीट जीतना भी अनिवार्य है।
अगर ये शर्त नहीं होता है तो दूसरा शर्त मान्य होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा कि किसी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, देखिए कई बार इसलिए बताता हूं ताकि आपको याद रहे, नहीं तो मैं तो ये बहुत शॉर्ट में बता के निकल जाता। दूसरा क्या है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 4 या 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% और साथ में लोकसभा के चुनाव में 4 सीट जीता हो, ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें आपको लिखा है कोई दल वो 2% सीट प्राप्त किया हो, लेकिन वह जो है कम से कम 3 राज्यों से, कम से कम 3 राज्यों से 2% सीट जीता हो, यानी कि विजयी हो। 3 राज्य हो कम से कम, 3 से कम नहीं हो सकते, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। ये 2% सीट जीता हो, जितना लोकसभा में, जितना, ये कहाँ पे है, सवाल ये है कि राज्यसभा के लिए है या राज्यसभा के लिए है या लोकसभा के लिए है, तो ये किसके लिए है। तो सबसे पहले ये जानना, यह सीट कम से कम 3 राज्यों से जीता हो, 2% सीट पर विजयी प्राप्त हुआ हो। क्लियर हो गया। तो कम से कम 3 राज्यों से 2% सीट जीता हो, यहां तक हो गया। लोकसभा से है भैया। दूसरा अगर ये नहीं है तो उसे जो है कम से कम, अगर ये शर्त नहीं मालूम है तो दूसरा कम से कम वह जो है राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त किया हो। राज्य स्तरीय, ये तो पूरा राष्ट्रीय स्तर का है, राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त किया हो, राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त किया हो। ये जो राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त होगा, ये भी 1-2 राज्य से होगा कि कई राज्य से होगा, इस पे भी आपको ध्यान देना है। तो कम से कम 4 राज्य से हो, तो कम से कम जो है कितने राज्य, ये 4 राज्य। तो 4 राज्य, ये लिख सकते हैं 4 राज्य या 4 राज्यों से अधिक, 4 राज्य या इससे अधिक, या यूं भी लिख सकते हैं कम से कम 4 राज्यों से, कम से कम 4 राज्यों से राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त किया हो। कैसा, राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त किया हो। ये अगर ये नियम ये नहीं है तो ये कम से कम 4 राज्य से राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त किया हो। यहां तक हो गया। तो इतना इसमें है। अब ये जानना चाहेंगे आप राज्य स्तरीय दर्जा कैसे मिलेगा। राज्य स्तरीय दर्जा जानने के लिए इसमें 3 ही नियम था, उसमें और नियम है, उनमें से केवल एक ही नियम लागू होगा। तो इतना समझ में आ गया। हमने करंट को ट्रेडिशनल से जोड़ दिया है। यहीं पे थोड़ा सा आपको और बता देते हैं करंट की कुछ चीजें, तो जो पूछे जा सकते हैं, इसको हटा दिया जाए। ओके, अगला देखिए क्या पूछा जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट है हनुमान जी की, पवन पुत्र हनुमान, जिसके बारे में आप पढ़े होंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो भी पढ़े हैं। कौन नहीं जानत है जग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन नहीं जानत है जग में, तो संसार में कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। कोई जानता था लॉकडाउन आएगा, कोई जानता था कि ये जो डिजिटल क्रांति की सिस्टम आएगा कि लोग जो है ऑनलाइन सब पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत से सिस्टम। तो वही हनुमान की बात हो रहा है। हनुमान की प्रतिमा स्थापित हुआ है। हनुमान की प्रतिमा, ये हनुमान की प्रतिमा अभी हाल ही में कहाँ स्थापित हुआ है और कितना इसकी ऊंचाई है, कितना ऊंचाई, कितना ऊंचा है ये, 54 फीट ऊंचा। चाहे फीट लिखें या फुट, बात एक ही है, 54 फुट ऊंचा। ये हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये अनावरण कहाँ किया गया और किसने किया है, ये पूछा जा सकता है। तो सालंगपुर धाम में, सालंगपुर धाम, सालंगपुर धाम में, ये कहाँ पर है, गुजरात में। तो मेन पॉइंट ये
सालंगपुर धाम गुजरात में हनुमान जी की 54 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब अनावरण किसने किया है? अनावरण ये केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी ने इन्होंने किया है। ये कौन है? सहकारिता मंत्री हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं वर्तमान में, इन्होंने किया है। एक चीज। दूसरा ये भी आ सकता है कि हनुमान जी की एक मूर्ति और सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में हनुमान जी की इनसे भी ज़्यादा ऊंची मूर्ति वहाँ पे इसके पहले से स्थापित है, बहुत ऊंची मूर्ति है। एक चीज़। दूसरा चीज़, इसको हटा दिया जाए। दूसरा चीज़ अगर देखेंगे स्टैचू ऑफ डिग्निटी की बात करें, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, स्टैचू ऑफ डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादित मूर्ति, मर्यादापूर्ण मूर्ति। इसको स्टैचू ऑफ डिग्निटी इंग्लिश में यही वर्ड रहेगा, लेकिन हिंदी में मर्यादित मूर्ति या मर्यादापूर्ण मूर्ति ऐसा भी लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है मर्यादा। तो ये जो मूर्ति है ये कहाँ स्थापित किया गया है? अयोध्या में राधा कृष्ण मंदिर धाम, राधा कृष्ण मंदिर धाम, या इसका नाम और भी है तो ये है अयोध्या में। अयोध्या जिला भी है। ये कहाँ पर है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में, सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब इसका अनावरण, इसका मतलब शुभारंभ कौन किए हैं? तो योगी, यहाँ के सीएम हैं, सीएम योगी ने किया है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं यूपी के। अब एक किसकी मूर्ति है? सवाल ये है। ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है। रामानुजाचार्य, ये रामानुजाचार्य की मूर्ति, ये भी जानना है। और ये रामानुजाचार्य की मूर्ति कब बनाया गया? इनके 1000वें जयंती पर, 1000वीं जयंती पर जो है इसका जो है शुभारंभ किया गया। अब ये जो बनाया गया है ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, मात्र 5 फुट है, 5 फीट है। लेकिन ये जो बना है ये किस चीज का बना है? मकरान संगमरमर का, मकरान या मकराना संगमरमर, संगमरमर मार्बल का, मकराना या मकरान जो भी लिखते हैं। तो बहुत अच्छा संगमरमर में, मार्बल में सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है ये यहाँ तक। अब ये जो बनाया गया है मूर्ति, ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का ही प्रतिरूप है। उसी का एक छोटा सा रूप बनाया गया है, उसी का ही छोटा रूप बना दिया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की मूर्ति का छोटा रूप। अब यहीं पे आ जाएगा तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है वो भी जान लीजिए यहीं पे। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये हो गया, यहीं पे जान लीजिए, यहीं पे ये जो बनाया गया है ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पर उन्हीं की ही मूर्ति बनाया गई। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की जो बात करते थे, इक्वलिटी की बात करते थे, समानता लाने की। हमारे संविधान की प्रस्तावना में देखेंगे समानता का भी उल्लेख किया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस प्रकार के जो मिले हैं उसमें समानता की भी बात कहा गया है, तो वही इक्वलिटी है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये किसकी मूर्ति है?
ये इन्हीं की रामानुजाचार्य की मूर्ति है, रामानुजाचार्य की मूर्ति है। और ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है, हैदराबाद में है ये मूर्ति। पूछा जा सकता है। इसकी ऊंचाई भी काफ़ी लंबी है, 200 मुझे लगता है 216 फीट की ये मूर्ति है, इतना ऊंचाई 216 फीट। और भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो पूरे विश्व की सबसे मूर्ति ऊंची है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, एकता की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे। देश के रियासतों को एकीकरण किया, इकट्ठा कर दिया ला करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको सरदार की उपाधि कौन दिया था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी लोग जानते हैं, फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर, फुट नहीं 182 मीटर, और 1 मीटर में 3 फुट से ज़्यादा बैठता है। तो ये हो गया। एक और आपको बताना, राजस्थान में कौन सा स्टैचू अभी खोला गया 2-3 साल पहले, ये भी कमेंट करके बताइए। पूछा गया था प्रश्न पीसीएस में 2 साल पहले। स्टैचू ऑफ के आगे क्या है? वो राजस्थान में खोला गया है, और किसके मूर्ति है? वो किसी की है। अब वो बताइए, जैन से संबंधित वो मूर्ति है। कमेंट करके बताइएगा जल्दी से जल्दी। यहाँ तक हो गया। अब वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहे थे, तो छोटा ही करना चाह रहे थे। तो मैं चाहता हूँ आप सब यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर कर दीजिए सभी मित्रों में। धन्यवाद। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए हम अलविदा लेते हैं। आदाब। एक थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच गया है। आदाब ले तो लिया है, लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ, थोड़ा सा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में अगर बात करें, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ये अभी हाल ही में खोला गया है। ये कहाँ खोला गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ खोला गया और इसका क्या नाम रखा गया है? तो ये जो खोला गया भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ये राउरकेला में खोला गया। राउरकेला कहाँ पर दोस्तों? ये ओडिशा में है। ओडिशा लिखिए या उड़ीसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओडिशा का मतलब उड़ीसा। ये वही उड़ीसा है जिसका पहले नाम, इसके पहले नाम उत्कल था। जनगणमन अधिनायक जय में पढ़े होंगे, उत्कल बंग है ना, बंग माने बंगाल, उत्कल इसी का नाम था। इसी का नाम पहले, बहुत पहले उड़ीसा का ही नाम कलिंग था। सम्राट अशोक के समय सम्राट अशोक ने कलिंग पर, वो यही था, युद्ध बहुत जबरदस्त किया था। तो ये राउरकेला जो है उड़ीसा में है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम खोला गया है। ये जनवरी 2023 की घटना है। तो पुराना तो जरूर है जनवरी 2023, लेकिन बहुत पुराना भी नहीं, और ये इससे बड़ा अभी तक कोई नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल में भी बन सकता है और आगे जीके भी बन सकता है, करंट में भी लिए हुए हैं। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? राउरकेला। अब इसका नाम, इस स्टेडियम का, हॉकी स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? सवाल ये है इसका नाम। तो यहाँ पे बिरसा मुंडा, ये मुंडा और से एक जनजाति होता है। मुंडा विद्रोह भी इतिहास में पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन जो ये बिरसा मुंडा हैं इन्हें भगवान मानते हैं यहाँ के लोग। तो जनजाति लोग हैं यहाँ के लोग, इन्हें भगवान मानते हैं। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, हॉकी स्टेडियम बन गया है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, यह नाम इसका हो गया है, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। इसकी जो क्षमता है पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए।
20,000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, 20,000 लोग इसकी क्षमता है। तो ये राउरकेला, ये वही राउरकेला है जिसकी स्थापना किसने किया था? इसी राउरकेला में इस्पात संयंत्र है कि नहीं? भारत में 4 मुख्य रूप से इस्पात संयंत्र पूछे जाते हैं। एक होता है ये मैंने अपना सूत्र बना लिया है, भीरूराज DU बोरू। तो यानी कि यह है क्या? भिलाई। भिलाई की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया। राउरकेला की स्थापना किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। तो ये राउरकेला इस्पात जो संयंत्र है ये जर्मनी के सहयोग से यहाँ पे स्थापित हुआ था। राउरकेला प्रसिद्ध है, सुने होंगे ट्रेडिशनल से। ये दुर्गापुर है, इसकी स्थापना यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड अर्थात ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन भी लिख सकते हैं। और ये बोकारो है, बोकारो की स्थापना रूस के सहयोग से। रूस यहाँ भिलाई की भी और बोकारो की भी। और राउरकेला की स्थापना किसके सहयोग से किया गया? जर्मनी की सहयोग से। अब कमेंट करके बताइए इसकी स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना कब? इसकी स्थापना कब? इसकी स्थापना कब? लेकिन मैंने ये क्रम से लिखा है। सबसे पहले इसकी स्थापना हुआ, फिर इसके बाद में इसकी स्थापना, फिर इसके बाद में इसकी स्थापना, फिर इसके बाद में इसकी स्थापना। ये चारों भारत में हैं। ये दोनों एक ही सन में हुई है, लेकिन क्रमबद्धता महीने की बात करें, ये पहले है, ये बाद में, उसके बाद में ये। तो कमेंट करके बताइएगा इनकी स्थापना कब किया गया। अब इसी पे मैं बंद कर देता हूं, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अल्लाह।